हेलो साथियों, तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट के जो है लगभग 250 प्लस एमसीक्यू बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आज मैंने वो पीवाईक्यू लिए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है कुछ अदर एग्जामों में पूछे गए हैं। यानी कि यहाँ पर पेट वाले मैंने पीवाईक्यू तो आप सभी को सॉल्व करा दिए थे, लेकिन पेट के अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, वीडियो हो गया, अमीन हो गया, ठीक है, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लिए जाते हैं एग्जाम, उन सभी के मैं यहाँ पर जो है लगभग 250 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो है आज रिवाइज करवाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 1 घंटे की क्लास है और 1 घंटे में आपको टोटल यहाँ पर मैं 250 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है वो 3 भागों में विभाजित था। यहाँ पर दिया गया लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो याद रखिएगा यहाँ पर धौलावीरा जो है ये नगर आपका 3 भागों में विभाजित था। इसको स्थानीय रूप से ये भी याद रखिएगा कुटदा टिम्बा के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है यहाँ पर धौलावीरा या फिर इसको बोलते हैं कुटदा टिम्बा। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पर इसको, ठीक है। इसको आप कोटदा टिम्बा के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये नगर जो था 3 भागों में विभाजित था, यानी कि बटा हुआ था। इसके बाद अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा कि सिंधु के जो लोग थे ये कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु के जो लोग थे ये कपास का उत्पादन करने वाले जो है क्या थे, पहले व्यक्ति थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया गया, संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा संक्षिप्त खुदाई की बात की जाए तो ये 1870 में जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, ये 1870 में जो है यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है 1921 में ये जो है यहाँ पर व्यापक रूप से दयाराम शाहनी द्वारा की गई थी। ये याद रखिएगा 1921 में व्यापक रूप से किसके द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है, दयाराम शाहनी द्वारा जो है की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, याद रखिएगा माउंट ऑफ द डेड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो यहाँ पर बात हुई है घोड़े की अस्थियों के अवशेष। तो याद रखिएगा ये आपको सुरकोटदा में मिले थे। कहाँ पर मिले थे, सुरकोटदा में मिले थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता की बात हुई है। तो ये कहां पर स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है। याद रखिए कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र जो है वो किसके देवता हैं। तो इंद्र जो है ये वर्षा व चक्रवात के देवता है। किसके देवता हैं, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो याद रखिएगा इसके ब्राह्मण मूल पाठ किसके हैं, ये यजुर्वेद के हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आपको ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में बता सकूं, ठीक है। अगर आपको स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट लग रही होगी तो यूट्यूब में ऑप्शन होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को कम या बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर कह रहा है कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य की कृति है, कौन सा ऐसा वेद है जो आंशिक रूप से गद्य की कृति है। तो याद रखिएगा कौन सा वेद है, ये आपका यजुर्वेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। कौन सा ऐसा बौद्ध पवित्र स्थल है जो कहां पर स्थित था, निरंजना नदी पर स्थित था। तो याद रखिएगा बोध गया। बोध गया आपका कहां पर स्थित है, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगला है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है। यहाँ पर जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इन्होंने परिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। कहां पर प्राप्त किया, कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो यहां पर इसका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत जो है वो आयोजित की गई थी। किसके काल की बात हुई है? कनिष्क के शासन काल की बात हुई। तो याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में जो है यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीत, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीत यहाँ पर जो है वो आयोजित की गई थी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीत की, तो प्रथम जो थी वो अजात शत्रु के शासन काल में कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, यहां पर जो है राजगृह में हुई थी पहली। दूसरी बौद्ध संगीत जो थी वो वैशाली में हुई थी, और इसके अलावा जो तीसरी बौद्ध संगीत थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अलावा चौथी जो बौद्ध संगीत थी ये कहां पर हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये याद रखिएगा, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। पहली वाली जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ये वाली जो थी ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। वैशाली में जो हुई थी दूसरी, ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। और जो पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी, ये आपकी हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी मैंने बता ही दिया किसके शासनकाल में हुई थी यहाँ पर, ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में जो है 3 नई गुफाएं खोजी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर की बात हुई है तो कौन थे? ऋषभदेव थे। याद रखिएगा कौन थे? ऋषभदेव थे। और इसके अलावा 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन था? तो अंतिम थे महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी जो है ये अंतिम थे। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है, कैवल्य का क्या अर्थ होता है? कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इसका मतलब होता है कैवल्य का। ठीक है। इसके अलावा है विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला यहाँ पर है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है एक स्तंभ पर था, ये कहां पर स्थित था? अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये सारनाथ में स्थित था। कहां स्थित था? सारनाथ में स्थित था। इसके बाद देखिए अगला यहां पर क्वेश्चन दिया गया कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? यहां पर याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वो शहबाजगढ़ी में नहीं किया गया, यहां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसके बाद है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 13वां शिलालेख है। कौन सा है? 13वां शिलालेख है। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक जो है वो प्रभावती गुप्त थी। कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। इसके बाद अगला है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था ये थानेश्वर का शासक था। कहाँ का शासक था? थानेश्वर का शासक था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कादंबरी की, तो कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक जो है वो बाण भट्ट है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको बाण दिया गया, पूरा नाम क्या है? बाण भट्ट है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी मौजूदा रचना जो है वो तोलकाप्पियम है। कौन सी है? तोलकाप्पियम है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वो एटा है। इसके अलावा भारत पर तैमूर ने जो है वो किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर ने जो है वो 1398 में आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में। अगला यहाँ पर है कि कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। याद रखना है आपको, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो मृत्यु हुई थी वो किसकी हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ये याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला है कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई, भूमि मापांकन की। तो भूमि मापांकन की व्यवस्था जो है वो शेर शाह ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी, शेर शाह ने प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है। यहां पर बुलंद दरवाजा जो है वो आगरा में स्थित है। अगला है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो अनपढ़ कौन था, अकबर। याद रखिएगा अकबर जो है ये अनपढ़ थे। इसके अलावा औरंगजेब का पुत्र था, यानी कि औरंगजेब जो है वो किसका पुत्र था। तो याद रखिएगा औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। क्या था, फरीद नाम था। इसके बाद अगला है हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा के लेखक जो है वो गुलबदन बेगम है। कौन है, गुलबदन बेगम है। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला यहां पर दिया गया 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। 10वें या फिर आखिरी सिख गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। किसने जो है आदि ग्रंथ यहाँ पर जो है वो संकलित किया है। तो याद रखिएगा आदि ग्रंथ जो है वो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है। किसने किया है, गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ संकलित किया है। इसके बाद अगला है वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। तो वास्को डिगामा जो है ये 1498 में जो है कालीकट में उतरा था। इसके बाद आ जाइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। अगला यहाँ पर है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है वो 1856 में कब्जे में लिया था। कब लिया था, 1856 में। अगला यहाँ पर है कि बंगाल का विभाजन 1905 यानी कि ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो ब्रिटिश वायसराय द्वारा कब किया गया था, किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। ब्रिटिश वायसराय द्वारा बोला जा रहा है तो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कहीं कहीं पर सी राजगोपालाचारी लिख दिया जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, सी का मतलब चक्रवर्ती से है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। कृषक आंदोलन का नेता कौन था। तो याद रखिएगा बाबा रामचंद्र। कौन था, बाबा रामचंद्र जो है ये कृषक आंदोलन के नेता थे। अगला यहाँ पर है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। किस कंपनी द्वारा, तो याद रखिएगा एनफील्ड द्वारा बनाए गए कारतूसों पर जो है यहाँ पर ये जो है आपत्ति थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। किसकी बात हुई है, रामकृष्ण मिशन की बात हुई है। तो इसका मुख्यालय जो है वो बेलूर मठ में स्थित है। कहां स्थित है, बेलूर मठ में। कभी कभी पूछा जाएगा इसकी स्थापना किसने की है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। किसने की है, स्वामी विवेकानंद जी ने की है। तो ये आप लोग याद रखिएगा स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बेलूर मठ में स्थित है। इसके बाद आ जाइए मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है वो किसने की है। तो मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है वो वीर सावरकर ने की है। किसने की है, वीर सावरकर ने की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, राष्ट्रगान को जो है ये संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। इसके अलावा जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, पहली बार कब गाया गया था। तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को। कभी कभी पूछा जाएगा कहाँ गाया गया था, तो याद रखिएगा कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। इसके अलावा अगला यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये जो है 1938 में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1938 में बने थे। इसके अलावा अगला यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी।
अगला यहाँ पर है इसके बाद चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था यहाँ पर? ये 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, कब? 1917 में जो है बिहार के चंपारण में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह जो है ये पहला सत्याग्रह गांधी जी का था। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर है असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था वो चौरी चौरा घटना के कारण जो है बंद किया गया था। किसके कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। अगला यहाँ पर है कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहां पर स्थित है? ये घटना जो है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा गोरखपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अगला यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह जो है वो साबरमती से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? साबरमती से। और कब शुरू किया था? तो ये जो है 12 मार्च 1930 से, यहाँ पर 12 मार्च से 1930। ठीक है, और कितने दिन चला था? ये टोटल जो है आपका 24 दिन तक चला था। 24 दिन बाद यानी कि ये 6 अप्रैल 1930 को जो है यहाँ पर ये जो है ये तोड़ा गया था। तो ये यहाँ पर जो है कहाँ से? साबरमती से। याद रखिएगा दांडी। कहाँ पर? साबरमती से जो है दांडी तक 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रैल 1930 तक टोटल 24 दिन तक ये चला था। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया है। किसने लिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? इसको मित्र मेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मित्र मेला यहाँ पर बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। अगला यहाँ पर है 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो ये जो है प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। इसके अलावा लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? लंदन में जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा जो है कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक किसने कहा है? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर जो है किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? पाकिस्तान की मांग को अमान्य किया था कैबिनेट मिशन ने। किसने अमान्य किया था? कैबिनेट मिशन ने। अगला यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो है वो की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग जो है वो 1940 में की गई थी। कब की गई थी? 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला यहाँ पर है पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था। तो याद रखिएगा पूना समझौता जो था ये अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा देश बंधु बोलते हैं चित्तरंजन दास को। किसे बोला जाता है? चित्तरंजन दास को। इसके अलावा लाला लाजपत राय को बोला जाता है पंजाब केसरी। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पंजाब केसरी। और इसके अलावा देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे? तो ये जो है रक्षा के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे? रक्षा के प्रमुख थे। ये आप लोग याद रखिएगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर जो है वो गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो कहाँ पर मिलकर? याद रखिएगा, देवप्रयाग में मिलकर जो है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा, पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया आपको कि निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग जो है वो सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा याद रखेगा किसका प्रयोग है? कृष्णा नदी का। किसका? कृष्णा नदी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम जो है वो अरब सागर में है? यहाँ पर किस नदी का समागम जो है वो किस में है? अरब सागर में। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का समागम जो है वो अरब सागर में है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो यमुना से नहीं मिलती है? देखिए, बेतवा नदी मिलती है, चंबल नदी भी मिलती है, केन नदी भी मिलती है, सोन नदी, ये नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी की बात हुई है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कावेरी नदी की, तो इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 881 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। तो अब तो आप देखकर बता सकते हैं कि इनमें से जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी जो है सबसे छोटी नदी है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये याद रखिएगा, वृक्षनुमा। कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? देखिए, कच्छ की खाड़ी ये भारतीय क्षेत्र में है, कंबे की खाड़ी यानी कि खंभात की खाड़ी ये भी है, मन्नार की खाड़ी ये भी है, अकाबा की खाड़ी ये जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये याद रखिएगा, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई जो है वो 4801 मीटर है। ये याद रखिएगा, कितनी है? 4801 मीटर है। इसके बाद आ जाइए, गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का। किसका संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है ये संयुक्त प्रयास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये सोवियत रूस के सहयोग से जो है पूरी की गई है। किसके प्रयोग से? सोवियत रूस के प्रयोग से। इसके अलावा सलाल परियोजना नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना जो है ये आपके चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर। ये परियोजना जो है ये 690 मेगावाट, ये याद रखेगा, 690 मेगावाट की पन बिजली परियोजना है। ये याद रखेगा, कौन सी? पन बिजली परियोजना। कौन सी परियोजना है? पन बिजली परियोजना है आपकी। ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर जो है बना हुआ है। इसके बाद आ जाइए चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध जो है आपका रावी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। अगला यहाँ पर इसमें है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो सबसे ज्यादा बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है कि साथ में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर। विकल्प आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इनका मिलान ही कर लीजिए कि कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि दिया गया पुलकित झील, तो पुलकित झील जो है ये आपके तमिलनाडु में है, यानी कि ए का संबंध किससे है? यहाँ पर जो है
वो तीसरे से है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा चिल्का झील, चिल्का झील जो है आपकी ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उलर झील जो है ये कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में। और सांबर झील जो है ये राजस्थान में है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया, पहले का तीसरा और बी का 1 और सी का 4 और डी का 2, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील जो है ये उलर झील है। कौन सी झील है? उलर झील है। ये आयतन की दृष्टि से, याद रखेगा, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ये याद रखेगा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर है हिमालय या फिर हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला है। कौन सी है? पीर पंजाल पर्वतमाला है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। कौन सी है? अनाई मुंडी है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जो है जोड़ता है। इसके अलावा अगला है यहाँ पर सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो ये दर्रा जो है याद रखेगा सतलज घाटी में स्थित है। किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में जो है स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जोजिला पास किससे जोड़ता है? तो जोजिला पास जो है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को जो है जोड़ता है। इसके अलावा नदी द्वीप कौन है? तो नदी द्वीप जो है याद रखेगा मांजुली है। कौन है? मांजुली है। ये नदी द्वीप हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके विकल्प नहीं दिए गए आपको, विकल्प की जरूरत ही नहीं कर। यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो आंधी जो है उत्तर प्रदेश में चलती है, बिल्कुल सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है, ये भी सही है। लू जो है ये उत्तर भारत में चलती है, ये भी सही है। इसके अलावा आम्र वर्षा, आम्र वर्षा जो होती है ये केरल और इसके अलावा कर्नाटक में होती है, उड़ीसा में नहीं होती। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ये मेल नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जो है वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत में याद रखेगा उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन जो है सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगला है कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? तो सोने की खान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद आ जाइए, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को जो है भारत का रूर बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? तो याद रखिएगा लिंगनाइट, लिंगनाइट को जो है भूरा कोयला भी बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कुंडलकुलम परियोजना जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरौरा। कौन स्थित है? नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर है कि भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो याद रखेगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है, जिसमें एक तो आपका गुजरात है, यहाँ पर एक गुजरात है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, गुजरात के अलावा आपका यहाँ पर झारखंड दिया गया है, यहाँ से भी गुजरती है। मिजोरम दिया गया है, इससे भी गुजरती है, ठीक है। असम से यहाँ पर नहीं गुजरती है। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा यानी कि ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। गुजरात, झारखंड, मिजोरम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये 5 राज्य और हैं जिनसे ये गुजरती है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए।
इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो सबसे उत्तरी अक्षांश जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ ये है। और अगर यहाँ पर जो है ये उत्तरी अक्षांश की बात हुई है, अगर इसकी जगह पर आपसे दक्षिणी अक्षांश पूछ लिया जाए, कौन सा, दक्षिणी अक्षांश, तो याद रखिएगा दक्षिणी अक्षांश जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दक्षिणी अक्षांश के बारे में। इसके बाद आ जाइए अगला, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है। दक्षिणी छोर को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी छोर को बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये कौन सा है, ये उत्तरी छोर है आपका इंदिरा कॉल, और दक्षिणी छोर को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी छोर आपसे पूछा गया है। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। तो भारत ने टोटल 2.4% जो है वो घेरा हुआ है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो 7वें नंबर पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए क्वेश्चन में ये आ गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है, ये याद रखिएगा। अगर जनसंख्या की बात होती तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा आपका सिक्किम होता। सिक्किम जो है ये आपका जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो ये आपका गोवा हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो शीतकाल के दौरान वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है। तो याद रखिएगा 382, कितना है, 382 व्यक्ति यहाँ पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। अगला यहाँ पर है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है। कहां पर है, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है। एनपीपी का मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो मटियार दोमट मिट्टी में, और इसी के ये दो प्रकार दिए गए हैं, सिल्ट मिट्टी और बलुई मिट्टी। इसका मतलब यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। उपर्युक्त सभी इन तीनों के कारण जो है सर्वाधिक मिट्टी का कटाव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। तो क्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड मृदा जो है वो क्षेत्रीय मृदा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का प्रमुख कारण क्या है। तो लाल होने का प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। खरीफ की फसल की बात हुई, यहाँ पर किसकी बात हुई है, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल यहाँ पर कपास है, जो यहाँ पर गर्मी के मौसम में बोई जाती है वो आपकी खरीफ की फसल कहलाती है, यानी कि कपास। बाकी गेहूं, सरसों, चना ये सभी सर्दी के मौसम की फसलें हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। ध्यान दीजिए, मथानिया मिर्च ये आपके राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, खरीफ अभी मैंने बताया था गर्म, ठीक है, गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है खरीफ फसलों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं आती है। तो याद रखिएगा 3। यहाँ पर जो है भारत में 3 फसली ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी होती है रबी की फसल, एक होती है आपकी खरीफ की फसल, और एक होती है आपकी जायद की फसल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके जो है अक्टूबर और नवंबर में कब
अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। खरीफ की फसल जो है आपकी ये जून और जुलाई में होती है, ठीक है। और जायद की जो होती है ये आपकी मार्च में होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति की बात हुई है, ये अंडा और चिकन का उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडा और चिकन के उत्पादन से। अगला यहाँ पर है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जाबो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है। ध्यान दीजिए, किस खेती की बात हुई है? जाबो ग्रामीण खेती की। तो ये आपका जो है नागालैंड में विद्यमान है। कहाँ पर विद्यमान है? नागालैंड में विद्यमान है। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो याद रखिएगा कानपुर। कौन है? कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। अगला यहाँ पर है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा कोयम्बटूर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को बोला जाता है। अगला यहाँ पर है बस्तर एक आदिवासी जिला है और ये किस राज्य में स्थित है। तो बस्तर जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला यहाँ पर है अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं। तो अंगामी जनजातियां जो है वो याद रखिएगा कहाँ रहती हैं? नागालैंड में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? नागालैंड में। इसके बाद आ जाइए अगला, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है। अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है एशिया। तो एशिया खंड का सबसे बड़ा क्षेत्र चीन है। कौन है? चीन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जो है वो चीन है यहाँ पर। इसके अलावा बात हुई है अफ्रीका की। यहाँ पर किसकी बात हुई? अफ्रीका की। तो अफ्रीका का दिया गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पर ये भी गलत है आपका, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका संयुक्त, ये भी गलत है। दक्षिण अमेरिका ब्राजील, ये आपका मेल खा रहा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका का जो है कनाडा और अल्जीरिया है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है बात हुई है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर वेनेजुएला में, और अगर उसका नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम है एंजल। क्या है? एंजल, सबसे ऊंचा झरना, और ये वेनेजुएला में स्थित है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, डोवर जलसंध जोड़ती है। तो डोवर जलसंध जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। इसके अलावा विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, याद रखिएगा, सहारा है। कौन है? सहारा सबसे गर्म रेगिस्तान है। इसके बाद अगला है शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है। तो सांता आना कैलिफोर्निया में बहती है। कहाँ बहती है? कैलिफोर्निया में बहती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुनिया का सबसे छोटा देश दुनिया का वेटिकन सिटी है। याद रखिएगा, सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह जो है आपके वो शनि ग्रह के हैं। किस ग्रह के हैं? शनि ग्रह के हैं। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शब्द शांति का समुद्र, जिसे बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है। तो याद रखिएगा ये आपके चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा 8 मिनट 19 सेकंड लगभग लगते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8 मिनट 19 सेकंड, अगर 8 मिनट को भी आप सेकंड में बदल देंगे तो लगभग आपका ये 500 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 500 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अगला है कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। तो कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। कहाँ से गमन करती है? भारत और सऊदी अरब से। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है। तो सबसे गहरा बिंदु जो है आपका मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। इसको जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्रेट बैरियर रीफ
एक है तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रवाल रचना है। क्या है? एक प्रवाल रचना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि गैलरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलरस ज्वालामुखी जो है आपका कोलंबिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोलंबिया में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो हरित क्रांति आंदोलन जो था ये 1967 से 1990 तक चला था। कब तक चला था? 1967 से 1990 तक चला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं रेपो दर। उसे क्या बोलते हैं? रेपो दर बोला जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? याद रखिएगा आरबीआई। यहां पर जो है मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जो है ये आरबीआई जो है वो बनाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? याद रखिएगा द्रव्यता अनुपात किसे बोला जाता है? चालू अनुपात को। जो चालू अनुपात होता है इसको द्रव्यता अनुपात बोला जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगला है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन सा ऐसा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो नहीं है? तो याद रखिएगा फेडरल बैंक लिमिटेड ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो है निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंक है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद में बात करूं यहाँ पर तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे अब आप लोग जो है भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई के नाम से जो है जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? गैर योजना व्यय की बात हुई है। तो गैर योजना व्यय जो है यह भुगतान, यहाँ पर ब्याज का भुगतान है जो दिया गया आपको, ब्याज का भुगतान ये जो है एक गैर योजना व्यय है। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो अगर मैं बात करूं जीएसटी की तो जीएसटी को यहाँ पर जो है कितने घटकों में बांटा गया है? इसको जो है 3 घटकों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है आपका सीजीएसटी, एक आपका हो जाएगा सीजीएसटी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है आपका एसजीएसटी हो जाएगा, और तीसरा आपका होता है आईजीएसटी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है जीएसटी को कितने घटकों में बांटा गया? 3। कौन कौन सा? एक आपका है सीजीएसटी, दूसरा है आपका यहाँ पर जो है एसजीएसटी, और तीसरा आपका यहाँ पर है आईजीएसटी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? तो यहाँ पर दोबारा से शुरू किया गया है किसान विकास पत्र को। किसे शुरू किया गया है? किसान विकास पत्र को जो है यहाँ पर दोबारा से प्रारंभ किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यहाँ पर जो केसीसी है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये आपकी 1998 से 99 में लागू की गई थी। 1998 से 99 में जो है ये लागू की गई थी। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? केसीसी जो है वो किसके द्वारा जो है यहाँ पर निर्गत नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है नाबार्ड, इसके अलावा व्यापारिक बैंकों द्वारा, और यहाँ पर सहकारी बैंकों द्वारा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा तो होता है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और व्यापारिक बैंकों द्वारा। नाबार्ड के द्वारा जो है यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो निर्गत नहीं होता है। तो इसका पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी। तो ये यहाँ पर जो है किससे प्रोत्साहन देने के लिए चलाई गई थी, तो ये जो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, इसके लिए यहाँ पर जो है ये योजना चलाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण यानी कि गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण यानी कि गरीब लोगों को आवास प्रदान करना जो है ये किस योजना के तहत था, तो ये आपका था प्रधानमंत्री आवास योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना इसके तहत दिया गया था। इसके बाद अगला है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो निर्धनता का दुष्चक्र ये अवधारणा नक्शे से संबंधित है, ये याद रखिएगा, नक्शे से जो है यहाँ पर ये अवधारणा संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा अगर मैं बात करूँ तो ये रेगनर नक्शे, याद रखिएगा, रेगनर नक्शे से संबंधित है। ठीक है, पूरा नाम यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देख रेख कर रही है। तो किसकी बात हुई है यहाँ पर, गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने वाले समिति की, तो ये है आपका एस तेंदुलकर समिति। याद रखिएगा यहाँ पर एस तेंदुलकर समिति यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो है गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने और इसकी देखरेख यहाँ पर कर रही है, यानी कि इसके सूत्र की। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर मूल लेखांकन समीकरण क्या है, तो मूल लेखांकन समीकरण जो है आपका तीसरा जो दिया गया यानी कि संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, ये जो है आपका मूल लेखांकन समीकरण है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला दिया गया है कि कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना जो है वो पीसी महालनोबिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रकाशित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है वो यहाँ पर किसके पास है। तो किसकी बात हुई है, सिक्कों की ढलाई, तो इसका जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। किसके पास है, भारत सरकार के पास है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आ जाइए, अगला है कि भारतीय संविधान को माना जाता है। तो भारतीय संविधान को जो है यहाँ पर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान है इसको रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक जो है वो माना गया है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि भारतीय संविधान, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी समानता का वचन देता है, तो हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। ये आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान जो है ये अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का जो है यहाँ पर वचन देता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पर जो है अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सी इनमें से जो है मुख्य विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार ये विशेषता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ये भी विशेषता है, सबसे छोटा लिखित संविधान ये यहाँ पर जो है इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है मुख्य विशेषता ये नहीं है। इसके बाद आ जाइए, भारतीय संविधान कितने शब्दों में लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने शब्दों में, तो याद रखिएगा लगभग जो है 1,20,000 शब्दों में। कितने, 1,20,000 शब्दों में यहाँ पर जो है भारतीय संविधान लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा निषेध है जो शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा अस्पृश्यता का निषेध ये जो है यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला इसके बाद दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का
अधिकार के तहत आता है, यानी कि संवैधानिक उपचार जो है इसका अधिकार इन चारों में किसके तहत आता है? तो ये जो आता है ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत यहाँ पर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बात हुई, कितने मूल कर्तव्य हैं? तो याद रखिएगा टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? टोटल यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बात हुई है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। याद रखिएगा कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? किसके बारे में? संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेता है भारत के राष्ट्रपति। कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति जो है यहाँ पर संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है, यानी कि अगर वोटिंग टाई हो जाती है तो फिर किसको जो है यहाँ पर वोट डालने का जो है वो अधिकार होता है? तो याद रखिएगा स्पीकर को। किसको? स्पीकर को जो है वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी, मतलब दोनों लोगों के वोट बराबर बराबर आ जाए। टाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वोट जो है दोनों तरफ बराबर आ जाए लोकसभा में मतदान करते समय, तो उस समय यहाँ पर वोटिंग कौन कर सकता है? स्पीकर जो है उस समय यहाँ पर वोटिंग कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का यहाँ पर जो है होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला यहाँ पर है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है वो क्या निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितने निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? पदेन अध्यक्ष जो है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर का होता है? कौन जो है इनमें से कैबिनेट स्तर का होता है? तो याद रखिएगा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री याद रखिएगा सरदार पटेल थे। कौन था? सरदार पटेल जो है ये भारत के पहले यहाँ पर गृह मंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश जो है वो कौन थी? तो याद रखेगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है वो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? तो आधिकारिक कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसके पास जो है यहाँ पर विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास होती है। इसके बाद अगला है नवसृजित उच्च न्यायालय है, यानी कि नया बना हुआ उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखिएगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। मेघालय, मणिपुर और इसके अलावा त्रिपुरा, ये नवसृजित जो है उच्च न्यायालय है यहाँ पर। इसके बाद अगला है कि भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो डिजिटल पंचायत वार्ड जो है आपका केरल। याद रखिएगा केरल जो है ये भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? भारत ने जो है सबसे पहले पंचायती राज की जो है शुरुआत कहाँ की थी? तो याद रखिएगा राजस्थान में शुरू की थी। कहाँ पर की थी? राजस्थान में की थी पंचायती राज्य की शुरुआत। तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, इसको किस जिले में पेश किया गया था? इसको नागौर में पेश किया गया था। कहाँ किया गया था? नागौर में पेश किया गया था। अगला यहाँ पर है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा जो है वो बलवंत राय मेहता ने की है। किसने की है? बलवंत राय मेहता ने जो है यहाँ पर की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो स्व सरकार की संस्था जो है वो ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? पहले 2 राज्य कौन थे जिन्होंने यहाँ पर जो है पंचायती राज जो है वो स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कौन थे? राजस्थान और इसके अलावा आंध्र प्रदेश थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? यानी कि ग्राम सभा की कितनी मीटिंग जो है होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, 2 मीटिंग। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटिंग जो है यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो याद रखिएगा, नागालैंड। नागालैंड में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? आम लोगों के सबसे करीब यहाँ पर जो है स्थानीय सरकार है। कौन? स्थानीय सरकार जो है ये आम लोगों के सबसे करीब है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? अधिकतम संख्या जो है यहाँ पर कौन सीमित करता है? तो 91वां संशोधन, जो आपका 91 संशोधन है, ये यहाँ पर जो है अधिकतम संख्या को सीमित करता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची की भाषा जो है आपकी तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, अंग्रेजी नहीं है। ये याद रखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है यहाँ पर जो है अंग्रेजी नहीं है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? यहाँ पर 22 भाषाएं जो है इसमें आपके शामिल हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये आपका चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव से जो है यहाँ पर संबंधित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है, भाषा जो है ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। भाषा जो है इनमें से ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। तो अगर मैं बात करूँ तो कौन सी भाषा है? वो आपकी दिमासा। कौन सी भाषा? दिमासा जो है ये आपके चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। अगला यहाँ पर है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? किसकी? वोट देने की। तो ये आपकी 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? कौन जो है वो एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। तो याद रखिएगा, योजना आयोग। योजना आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? किसको? हिंदी को जो है वो शासकीय भाषा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। इसके बाद अगला यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। याद रखिएगा, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है, माप की सीजीएस प्रणाली। सीजीएस का मतलब ध्यान दीजिए, सी का मतलब सेंटीमीटर है, जी का मतलब ग्राम है और एस का मतलब यहाँ पर सेकंड होता है। तो आप चेक कर लीजिए किसमें दिया गया। ध्यान दीजिए लास्ट में जो डी नंबर दिया गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये आपकी सीजीएस पद्धति हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो होती है वो दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है।
इसके बाद यहाँ पर 1 वोल्ट यहाँ पर कितने के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट यहाँ पर कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 वोल्ट जो होता है आपका ये 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। सुपरसोनिक स्पीड, यहाँ पर पराध्वनिक की बात हो रही है, तो इसको नापने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, मैक का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ध्यान दीजिए, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी सदिश राशि है। कार्य यहाँ पर जो है वो अदिश राशि है, ठीक है, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद अगला यहाँ पर है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा की जो है एसआई इकाई जूल है। क्या है, जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। इसके बाद 1 हार्स पावर बराबर होता है, 1 हार्स पावर जो होता है आपका ये 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। अगला यहाँ पर है 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 वाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3600 जूल आएगा। कितना होता है, ये तो याद होना चाहिए, वैसे भी 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है। इसके बाद आ जाए निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, यहाँ पर शक्ति की बात हुई है, तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ये याद रखिएगा क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, क्योंकि जो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T होता है। तो W यहाँ पर कार्य है, ये T समय है, तो इसका मात्रक होता है आपका जूल और इसका T यानी समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए संचायक सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरे का होता है। किसका होता है, हीरे का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो होता है कांच का होता है, फिर जल का होता है और फिर लास्ट में वायु का सबसे कम होगा यहाँ पर। इसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है। लकड़ी हो गया, इसमें कोई ध्वनि नहीं होगी, पानी में भी नहीं होगी, रबर में भी नहीं होगी। लोहा यहाँ पर जो है ये आपका ध्वनिक पदार्थ है, ये याद रखिएगा। लोहा जो है कैसा पदार्थ है, ध्वनिक पदार्थ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को नाभिकीय बल बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया आपका प्रबल नाभिकीय बल। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रबल नाभिकीय बल, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर एसी को डीसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। तो सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य जो होते हैं वो रेडियो तरंगों में होते हैं। किसमें होते हैं, रेडियो तरंगों में होते हैं। इसके बाद अगला है ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसकी बात हुई है, ठोस के संबंध में। तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित मात्रा होती है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर लिखा है जब जल जमता है तो इसका घनत्व, याद रखेगा जब जल जमता है तो इसका घनत्व जो है घटता है। घनत्व तो सबसे अधिक यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर घटता है। इसके बाद आ जाइए एक्सरे की खोज जो है किसने की थी। तो एक्सरे की खोज जो है वो W.C. रोंटजन ने की थी। किसने की थी, W.C. रोंटजन ने की थी। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया है ट्रांसफार्मर की खोज जो है वो किसने की थी। तो ट्रांसफार्मर की खोज जो है वो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, माइकल फैराडे ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उससे गति कहा जाता है। जो गति कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसको आवधिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवधिक गति जो है उसे बोला जाता है। अगला यहाँ पर है प्रकाश ओल्टी सेल होता है। प्रकाश ओल्टी सेल आपका सौर सेल होता है। सौर सेल जो होता है आपका ये प्रकाश ओल्टी सेल होता है।
इसके बाद अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार, अब की बार यहाँ पर ये ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, विभिन्न विषयों में, यानी कि अलग अलग विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किए हैं, तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने। किसने प्राप्त किए हैं, मैडम क्यूरी ने। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में, वहां पर क्या बताया गया था, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग विषयों पर नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो मैडम क्यूरी को मिला है। और उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार किसे मिले हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार जॉन बर्दीन को मिले हैं। किसको मिले थे, जॉन बर्दीन को जो है एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की है, तो प्रोटॉन की खोज जो है वो यहाँ पर जो है इनमें से किसने की है, तो अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन की खोज जो है किसने की है, याद रखिएगा यूजीन गोल्डस्टीन ने की है। किसने की है, यूजीन गोल्डस्टीन द्वारा जो है यहाँ पर किसकी खोज की गई है, प्रोटॉन की खोज जो है वो की गई है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसे यहाँ पर कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है उससे यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक समीकरण यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि सोडियम दिया गया है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो ये बनाएगा यहाँ पर सोडियम आयन। क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा। तो यहाँ पर जो ये क्रिया हो रही है इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला यहाँ पर है जंग लगने पर लोहे का भार, याद रखिएगा हमेशा बढ़ जाएगा। जब भी जंग लगेगी तो लोहे का भार जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, ध्यान दीजिए किसकी बात हुई, यहाँ पर सिडेराइट की बात हुई है। तो ये जो है लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, लोहे का अयस्क होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है, ऐसी कौन सी अधातु है जो दिखने में चमकदार होती है, तो याद रखिएगा आयोडीन। आयोडीन जो है ये आपका दिखने में चमकदार यहाँ पर अधातु होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जलवाष्प है। अभी मैंने बताया था आपको कि जलवाष्प यहाँ पर जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया लॉफिंग गैस क्या है, तो लॉफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है यहाँ पर क्या बोला जाता है, लॉफिंग गैस बोला जाता है। फॉर्मूला होता है N2O, ये याद रखेगा, नाइट्रस ऑक्साइड ये लॉफिंग गैस है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस, हीलियम गैस जो है ये सबसे हल्की होती है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी गैस जो है चूना पानी को दूधिया बनाती है, तो चूना पानी को दूधिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूना पानी को दूधिया बनाती है। अगला यहाँ पर है कि कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाता है, तो कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में जो है क्लोरीन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, क्लोरीन जो है डाला जाता है। अगला यहाँ पर है कि धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है, तो धावन सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। किसको बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट को जो है धावक सोडा यहाँ पर या फिर धावन सोडा बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, यहाँ पर दिया गया है कणकीय पदार्थ, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका ये वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये याद रखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला यहाँ पर है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर
कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग जो है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो याद रखेगा यकृत। यकृत जो होता है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसके बाद यहाँ पर है कि मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आग्नाशय होती है। ये याद रखेगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर कौन सी होती है? यहाँ पर आग्नाशय होती है। इसके बाद अगला यहाँ पर है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन जो है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प दिया गया है जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेंडुला। मेंडुला जो है आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क के हिस्सा यानी कि भाग हैं। इसके बाद अगला है रक्त समूह ओ कहलाता है, इसको बोलते हैं सार्वजनिक दाता। ओ समूह जो है आपका सार्वजनिक दाता कहलाता है। इसके अलावा रक्त है यानी कि रक्त जो है ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, परिवर्तनीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो रक्त जो होता है आपका ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? मतलब जो आपका रक्त होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? मनुष्यों में यूरिया जो है वो किस में बनता है? तो याद रखेगा यकृत में। किस में बनता है? यकृत में बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द के जनक जो है वो कासीमीर फंक है। कौन है? कासीमीर फंक। इसके बाद अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन? यहाँ पर ध्यान दीजिए कासीमीर फंक तो विटामिन के यहाँ पर जनक हो जाएंगे। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो याद रखिएगा रेटिनाल। रेटिनाल जो है आपका ये विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो याद रखिएगा स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो होता है ये खट्टे फलों का सेवन करने से जो है वो ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो है उत्पादित पहला विटामिन आपका विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी है। इसके बाद अगला है बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? यानी कि बादाम में कौन सा विटामिन होता है? तो बादाम में विटामिन ई होता है। कौन सा? विटामिन ई। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसके बाद अगला है पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन जो है आपका कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक अथवा जिसे हम लोग फफूंद बोलते हैं, इससे जो है ये प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल के सेवन से हैजा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। अगला यहाँ पर है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा घेंघा रोग जो है यहाँ पर आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो है हो जाता है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? कौन है जो जीवाणु जनित रोग है? याद रखिएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद अगला यहाँ पर सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन जो है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये याद रखिएगा सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है।